गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मास्टर बजट के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल बजट्स के बारे में पढ़ा था। फंक्शनल बजट जिन्हें हम सहायक बजट भी बोलते हैं, जिसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट बजट, फाइनेंशियल बजट जिसमें कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आदि बजटों के बारे में हमने पढ़ा था। तो बताएंगे आपको, आज मैं बताऊंगी कि मास्टर बजट क्या होता है। तो सभी विभागीय क्रियाएं जो भी बताइए, जैसे कि क्रय विभाग जो है वो जो मटेरियल बजट बनाएगा, उत्पादन विभाग प्रोडक्शन बजट बनाएगा, सेल्स विभाग जो है विक्रय विभाग सेल्स बजट बनाता है। इसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग लेबर बजट बनाता है। तो इन सब के आधार पर जो बजट का हम एक सारांश बजट तैयार करते हैं, जिसमें सभी वस्तुओं की समरी होती है, इसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। तो सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किए गए बजट को मास्टर बजट कहते हैं। तो मास्टर बजट के संदर्भ में दो दृष्टिकोण, एक तो इसके प्रथम दृष्टिकोण में बजटेड लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण या जो बैलेंस शीट होती है को ही मास्टर बजट कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस समस्त व्यवसायिक क्रियाओं को समावेश होता है और इसे मास्टर बजट भी कहते हैं। इसका निर्माण जो गत वर्ष के जो लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और वह एवं बैलेंस शीट है और भावी पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण में हम मास्टर बजट जो अधिक व्यापक होता है, इसमें सभी विभाग अपने अपने विस्तृत बजट तैयार करते हैं और उन सभी बजटों के आधार पर एक सारांश के रूप में सम्मिलित बजट तैयार किया जाता है, जिसे हम मास्टर बजट कहते हैं। इसे समन्वित बजट भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी बजटों का समावेश होता है। बजट अधिकारी द्वारा जो तैयार किए गए बजट को इसके विभिन्न विभागीय अध्यक्ष द्वारा बनाए गए बजटों के आधार पर जो बजट अधिकारी है वो बजट सदस्य के सहयोग से मिलकर बजट तैयार करता है और इसको बजट समिति के द्वारा बजट समिति जो बजट तैयार करती है उसको संचालक मंडल में प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन कराया जाता है। ठीक है, और उसमें सभी विभागों को उसकी एक कॉपी भेज दी जाती है जो विभागाध्यक्ष को उनके विभाग से संबंध में किए जाने वाले व्यय के लिए उन्हें प्राधिकृत करती है। तो इस प्रकार मास्टर बजट में बजट अवधि में संबंधित समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का समावेश होता है। तो मास्टर बजट जो है सभी विस्तृत बजटों का एक समेकित सारांश है, जिससे संपूर्ण परिणामों में उनके योगदान को दर्शाया जाता है कि प्रोडक्शन का क्या है, सेल्स का क्या है, सेल्स ओवरहेड्स में जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट बजट है, ये सब बजट हम बनाते हैं जिसको इसमें हम दर्शाते हैं। तो मास्टर बजट एक सारांश बजट होता है जिसमें समस्त संगठक सहायक बजट सम्मिलित होते हैं। इसमें मुख्यतः विक्रय, उत्पादन लागत, प्रशासनिक कार्यालय, विक्रय वितरण व्यय लागत, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सबको दर्शाया जाता है। तो बजट बनाने के लाभ ये होते हैं कि इससे संपूर्ण व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाती है, सभी विभागों में समन्वय द्वारा व्यावसायिक संचालन का लाभ होता है, बजट निर्माण में सभी का सहयोग होता है, हर विभाग इसमें सहयोग करता है और उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहती है क्योंकि उत्पादन जो है वो सेल्स को ध्यान में रख के और कितनी संस्था के पास साधनों को ध्यान में रखकर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भावी व्यावसायिक लाभ की जानकारी संभव होती है, क्रियान्वयन में जो है नियंत्रण में सुविधा रहती है, सभी कर्मचारी को उनके कार्यों के मूल्यांकन का आधार इसके आधार पर किया जाता है और प्रबंधकीय निर्णय लेने में भी सहायक रहता है क्योंकि इसमें सभी बजटों का जो है समावेश होता है। इसके दोष केवल यही है कि एक तो ये छोटे व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त रहता है क्योंकि इसमें समय और पैसा, धन, ठीक है, दोनों अधिक खर्च होते हैं। तो अगर मास्टर बजट का प्रारूप अगर हम देखें तो मास्टर बजट जो है इसमें बजट ईयर पिछले साल के भी हम आंकड़े दिखाते हैं और नेक्स्ट ईयर के जो बजट बनाते हैं उसमें सेल्स दिखाते हैं, सेल्स में से सभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, उसमें से सभी ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसमें अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम है उनको हम जोड़ देते हैं और नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स और उसमें से टैक्स घटा देंगे तो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अलावा प्रॉफिट्स में से जो अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं डिविडेंड्स के लिए, रिजर्व्स के लिए, ठीक है, जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं उसको हम अप्रोप्रिएशन जो होते हैं उनको लेस करके लास्ट में हम सरप्लस निकाल लेते हैं कि कितना बैलेंस जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रकार हम मास्टर बजट बनाते हैं। इसके अलावा मास्टर बजट में हम एसेट्स रेशोज़ वगैरह भी
शो कर सकते हैं। इसको अगर डिटेल में बनाना है तो एसिड्स क्या हैं, करंट एसिड्स, कैपिटल, फिक्स एसिड्स, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब हम शो कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज, प्रॉफिट रेशो, सेल्स रेशो, करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो भी इसमें हम दिखा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि मास्टर बजट हम किस प्रकार बनाते हैं। तो निम्न सूचनाओं के आधार पर तरुण इंडस्ट्री के लिए अगले वर्ष का मास्टर बजट बनाना है। हमें सेल्स गिवन है 8 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स, डायरेक्ट वेजेस गिवन है 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ। तो ये मंथली है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली आ जाएगी। उसके बाद ओवरहेड्स गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें इनडायरेक्ट लेबर है। वर्क मैनेजर को 500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, फोरमैन को 400 रुपये पर मंथ। स्टोर एंड स्पेयर्स 2.5% ऑन सेल्स है, 2.5%। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 12,600, लाइट एंड पावर 5,000, रिपेयर्स 8,000, अदर संडे एक्सपेंसेस 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000 पर एनम गिवन है। तो इसके आधार पर मास्टर बजट बनाना है तरुण इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो पर्टिकुलर्स जो हमें गिवन है 8 लाख, मतलब इसमें बजट का केवल हमें 8 लाख के लिए बजट बनाना है, उसके लिए वही हम दिखाएंगे इसमें, क्योंकि हमें कोई गत वर्ष के आंकड़े वगैरह इसमें नहीं गिवन है। तो सीधा सेल्स दिखा देंगे 8 लाख की, उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कर देंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल रहेगा, फिर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल्स है, तो 8 लाख का 60% 4,80,000 हो गया। डायरेक्ट वेजेस है 20 वर्कर से 150, और उसको 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 आ जाएंगी। ये प्राइम कॉस्ट है। ठीक, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स हम जोड़ देंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस, और उसको 2 भागों में दिखा सकते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड में बांट कर दिखाएंगे। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो स्टोर एंड स्पेयर्स जो है 2.5% ऑन सेल्स है, वो 20,000 रहेंगे। लाइट एंड पावर वेरिएबल होते हैं 5,000, रिपेयर्स 8,000। इसके अलावा जो मैनेजर्स को सैलरी दी जा रही है, फॉरमैन को सैलरी दी जा रही है, फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड होता है। और संडे एक्सपेंसेस जो है वो क्वेश्चन में जो गिवन है, संडे एक्सपेंसेस हमारे हैं, संडे एक्सपेंसेस 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस से लिंक्ड है, तो इनको हम वेरिएबल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अदरवाइज जो संडे एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड में आते हैं, लेकिन इसको हम वेरिएबल में भी दिखा सकते हैं। तो 3600 रुपये हो गया, और टोटल जो कॉस्ट होगी वो 33,000 वेरिएबल और 27,000 जो है वो फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड हो गए। तो टोटल जो सारी सबको जोड़ देंगे हम, प्राइम कॉस्ट में इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ देंगे, टोटल रहेगा 5,76,000। तो इसको सेल्स में से माइनस कर दिया 8 लाख में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 2,24,000। इसमें से सारी एडमिनिस्ट्रेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटा दी, वो 14,000 है। क्वेश्चन में गिवन है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 2,10,000। तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सभी बजटों का हम समावेश है। सेल्स बजट से हमें सेल्स प्राप्त हो जाती है, प्रोडक्शन बजट से हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन है। ठीक है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिएगा उस प्रोडक्शन के लिए, वेजेस कितनी चाहिएगी, कितने ओवरहेड्स होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड बजट से हमें पता चल जाएगा, वेरिएबल एंड कितने खर्चे वेरिएबल है और कितने फिक्स्ड है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव बजट से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पता चल जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पता चल जाता है। तो इस प्रकार मास्टर बजट इनमें सभी बजटों का समावेश होता है। ठीक है, जो कि संस्था की जो आर्थिक स्थिति और उसके लाभ हानि को व्यक्त करता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बजट निम्न सूचनाओं पर आधारित है। सेल्स प्रोडक्ट गिवन है 3 लाख और 2 लाख सेल्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 60% ऑफ सेल्स। डायरेक्ट वेजेस वही 25 वर्कर्स एट द रेट ऑफ ₹110 ईच PM। फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट लेबर 4 वर्कर्स, ठीक है, ₹1,000 पर मंथ। कंज्यूमर 2% ऑन सेल्स। डेप्रिसिएशन 15,000 है। मोर ओवर ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 20,000 की खरीदी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इधर 10% है। अदर एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइट एंड पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस गिवन है। संडे एक्सपेंसेस गिवन है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 15। लास्ट जो क्वेश्चन किया उसी की तरह ये क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सूचना गिवन है। जैसे 40 घंटे की प्रति सप्ताह कार्य किया जाता है, किंतु वैधानिक अवकाश के लिए 3 सप्ताह तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन समय का मशीन एवं मरम्मत कार्यवाही के कारण 6 घंटे सामयिक खाने की आइडल टाइम है, ये सैलरी देनी पड़ती है। साप्ताहिक खाने की छूट दी जाती है। तो आपको मास्टर बजट तैयार करना है। तो जो ये खर्चा है जो कि वैधानिक अवकाश के लिए दिए गए, स्टैट्यूटरी अवकाश के लिए, और जो ये उसके लिए दिए है, इसको हम इनडायरेक्ट में दिखाएंगे। डायरेक्ट में से जो वेजेस है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे हैं ये जो है उत्पादन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो बजट बनाएंगे हम।
तो सेल्स गिवन है हमें 3 लाख और 2 लाख, टोटल 5 लाख होगी। प्रोडक्शन से डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल्स हो गया, 5 लाख का 60% 3 लाख हो गया। डायरेक्ट लेबर हम इस प्रकार से निकालेंगे, 33,000 हमें लेबर गिवन है। अवकाश के लिए जो वेतन है 33,000 वेतन में से जो 3 सप्ताह का जो अवकाश है इसमें, है ना, और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। हम वर्किंग नोट में लिख देंगे, ये माना गया है कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं साल में, ठीक है। तो उसको 52 से डिवाइड कर देंगे तो 1904 आ गई। इसी प्रकार इसमें से आइडियल टाइम जो अवकाश है वो भी घटा देंगे, वो 6 घंटे प्रति सप्ताह है, और एक सप्ताह में घंटे कितने, 48। ऊपर वाला हमने सप्ताह के हिसाब से लिया है, इसको चाहे तो हम घंटे के हिसाब भी कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन वो लंबा हो जाएगा तो सीधे सप्ताह के हिसाब से देख सकते हैं। ऊपर सप्ताह लिए तो डिवाइड भी सप्ताह से करेंगे, और कार्यहीन समय में घंटे लिए 6, तो एक वीक में 6 घंटे हैं, तो टोटल जो घंटे हैं वो 48 है, तो 48 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना आ गया, 33,000 को 6/48 से डिवाइड करने पर आ गया 4,125। तो 6,029 जो है वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 33,000 डायरेक्ट में से घटा देंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगी, डायरेक्ट लेबर हो गया 26,971। तो ये हमने ऊपर दिखा दिया, डायरेक्ट मटेरियल दिखा दिया, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, 3,26,971। इसमें हम सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देंगे जैसे पहले जोड़े थे, वेरिएबल और फिक्स में बांट के। कंज्यूमर 10,000, लाइट एंड पावर 2,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,000। कंज्यूमर्स जो है 10,000 गिवन है, लाइट एंड पावर भी गिवन है, और कंज्यूमर्स जो गिवन है, कंज्यूमर्स है 2% ऑन सेल्स, ठीक है, 2% निकाला हमने। लाइट एंड पावर हमें गिवन है 2,000, और रिपेयर से मेंटेनेंस 2,000 हमें गिवन है। उसमें से फिक्स घटा देंगे, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो है 4,000, डेप्रिसिएशन जो है 17,000 है। क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन हमें गिवन है वो कितना था, 15,000, और 20,000 की जो नई मशीन खरीदी है उस पर 10% 2,000 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 17,000। तो डेप्रिसिएशन 17,000 दिखा दिया। सैलरीज 20,000, आइडियल टाइम पे 4,125 हमने निकाली है, और हॉलीडे पे 1,904। इनको इकट्ठा करके भी हम लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर करके भी इसको 4,125 और 1,904 को जोड़कर दिखा सकते हैं। और संडे एक्सपेंसेस 2697, क्योंकि जो संडे एक्सपेंसेस है वो है, संडे एक्सपेंसेस जो क्वेश्चंस में जो गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड, कंज्यूमर डेप्रिसिएशन, मोर ओवर न्यू मशीन्स है, और अदर एक्सपेंसेस जो है वो सब गिवन है। संडे एक्सपेंसेस 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी आई थी 26,971, इसका 10% है 2697। तो टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड सारी वेरिएबल और फिक्स को जोड़ दिया, ठीक है, और उसमें प्राइम कॉस्ट को जोड़ दिया, तो टोटल हमारा रहेगा 3,90,697। उसमें सेलिंग एंड ये हमारी वर्क कॉस्ट होगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट को हम सेल्स में से घटा सकते हैं। इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखाया, मतलब इसको हम टोटल कॉस्ट निकाल के सेल्स में से घटाया है, ठीक है। चाहे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, जो सेल्स है उसमें से सारी ये प्रोडक्शन कॉस्ट घटा देंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब घटाने के बाद, वर्क कॉस्ट घटाने के बाद जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटाने के बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मास्टर बजट बनाते हैं। थैंक यू।